नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है। दमदार 10 लेकर मैं इसी विजय चौक से, जहां ठीक मेरे पीछे संसद की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जहां पर सांसदों के बीच में चर्चा कम और वाद विवाद ज्यादा हो रहा है, हंगामा और शोर ज्यादा हो रहा है। तो दमदार 10 में तमाम खबरें आप यही विजय चौक से लाइव मेरे साथ देखने जा रहे हैं। दमदार 10 में आज कौन कौन सी खबरें आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले बात तो संसद की ही होगी। पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद आज भी हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले दिल्ली में क्या है कांग्रेस का प्लान, पूरी जानकारी आपको दूंगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार पर महामंथन में किसके नाम पर लगी मुहर, पूरी डिटेल आपको बताएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कैसे बचे बाल बाल, साथ ही दिल्ली में घुसपैठियों की कैसे हो रही है पहचान, इसकी खबर होगी। वक्फ बिल का क्यों हो रहा है विरोध, आपको बताऊंगी। खबर वर्शिप एक्ट पर सुनवाई की भी बुलेटिन में बात। संभल में हुई हिंसा के बाद एक्शन की होगी। दमदार 10 में खबर ठंड के येलो अलर्ट की भी, लेकिन सबसे पहले बात दमदार 10 में दिल्ली की होगी, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का डर मानो कि कम होता जा रहा है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें रवि नाम के एक बॉडी बिल्डर पर फायरिंग की गई। दिल्ली का त्रिलोकपुरी ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा, और जिस रवि की बात हम कर रहे हैं वो जिम का ट्रेनर है, खुद बॉडी बिल्डर है। उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। कुल 5 गोलियां जिम ट्रेनर को लगी है, अस्पताल में भर्ती है। हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। चाकूबाजी की घटना होना, फायरिंग हो जाना, ये तो दिल्ली की बड़ी आम सी कहानी हो गई, और खास तौर पर त्रिलोकपुरी का वो इलाका जहां पर इस तरीके की घटना सामने आई है। आपको बता दें, त्रिलोकपुरी इलाके में पार्क में दोस्तों के साथ आग सेक रहे थे उस वक्त रवि, जब उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वारदात करीब रात 12:30 बजे की है। रवि अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठे हुए थे और तभी बदमाशों ने रवि पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। शरीर में कुल 5 गोलियां लगी हैं। आधी रात को हुई फायरिंग के बाद इलाके में बहुत दहशत है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। फायरिंग में घायल रवि को पटपड़गंज के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक है। गोलू नाम के बदमाश पर फायरिंग का आरोप है, जिसकी पुलिस टीम इस वक्त तलाश कर रही है। जिस शख्स रवि की तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जिनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिन्हें 5 गोलियां लगी है, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत नाजुक है, वो है कौन, इसकी डिटेल भी आपको दे दे। रवि को बॉडी बिल्डिंग का शौक है, वो जिम ट्रेनर के तौर पर काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक गोलू नाम के बदमाश और रवि की फैमिली के बीच में करीब 10 साल से रंजिश चल रही है। पुलिस को शक है कि इसी आपसी रंजिश के चलते गोलू ने रवि पर ये जानलेवा हमला किया। दोनों की ही फैमिली का बैकग्राउंड क्रिमिनल है, और पुलिस इलाके की सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है और अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। फायरिंग के बाद त्रिलोकपुरी इलाके में लोग डरे हुए हैं। बहुत ही घनी आबादी वाला यह इलाका, और इसी बीच बदमाशों का इस तरह से फायरिंग कर देना, कानून व्यवस्था को लेकर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए क्राइम स्पॉट से इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ की एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, उसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि कल रात त्रिलोकपुरी के एक पार्क में कुछ दोस्त बैठे हुए थे जो आग सेक रहे थे। यही वो जगह है जहां पे कुछ दोस्त बैठ के आग सेक रहे थे। कुछ बदमाश आते हैं और रवि नाम के व्यक्ति को टारगेट करके 5 राउंड की फायरिंग करते हैं। गोली चली, गोलियों के निशान इस समय अभी तक दीवारों पे दिख रहे हैं। पुलिस ने मार्क भी किया है, पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, 5वां निशान। बताया जा रहा है कि गोलू नाम का व्यक्ति, जिसकी रवि से आपसी रंजिश थी, 15 साल पुरानी ये रंजिश थी, वो आया, उसने गोलू को निशाना बनाया और 5 राउंड की फायरिंग की। 12:30 बजे की घटना है, जब रवि यहां अपने दोस्तों के साथ बैठ के आग सेक रहा था। लेकिन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, पुलिस का डर अपराधियों पे नहीं है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये घनी आबादी वाला इलाका है। जो पार्क है वो 2 गलियों के
बीच में है। आगे पीछे दोनों जगह पे परिवार रहते हैं, घनी आबादी है। इसके बावजूद भी सरेआम फायरिंग की जाती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, आरोपियों की पहचान कर रही है, लेकिन जो फिलहाल शुरुआती दौर में बात निकल के आई है वो आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। जिस व्यक्ति रवि को गोली लगी वो एक जिम ट्रेनर बताया जा रहा है और अभी इतना घायल है कि मैक्स अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया है। दिल्ली में इस तरीके की घटना हो जाना और आए दिन इस तरीके की घटना होना, कभी चाकूबाजी होना, कभी गोलीबारी होना, और इस ताजा घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट पर अपनी बात रखी। त्रिलोकपुरी फायरिंग की वारदात पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली में सरेआम गोलियां चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अपराधियों को कानून का डर नहीं है। ये देखिए, इस वक्त जो एक्सपोस्ट उन्होंने डाला है वो आपके सामने है। एक और सुबह दिल दहला देने वाली खबर के साथ ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और इसमें कोई गलत नहीं है। और खास तौर पर त्रिलोकपुरी का ये इलाका, यहाँ पर चाकूबाजी हो जाना, किसी का मर्डर हो जाना। अब अगली खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस पर किस तरीके से कानून व्यवस्था अपना काम करती है, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। एक और बड़ी खबर सियासी कॉरिडोर से अजीत पवार शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार शरद पवार को जन्म की बधाई देने के लिए उनके घर पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुबह सुबह अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से मिलने के लिए, देखिए उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सोशल मीडिया एक्स पर भी अजीत पवार ने शरद पवार को बधाई दी थी। अजीत पवार अपने परिवार के साथ शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे। साथ में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे भी दिखाई दे रहे हैं, और फूलों का गुलदस्ता देखिए वो भी। अब परिवार के बीच में बहुत सारी रंजिशें हुई हैं, बहुत सारी दूरियां हुई हैं। दीपावली का त्योहार भी अलग अलग बनाया गया, लेकिन ये बहुत ही खास मौका होता है। और खास तौर पर इतनी अच्छी जीत के बाद अजीत पवार अपने चाचा से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, दोनों परिवारों के बीच में, चाचा भतीजे के बीच की तल्खी हमने हाल के कुछ महीनों में देखी है, लेकिन इस तरीके के मौके होते हैं परिवार के बीच के मन मुटाव को दूर करने के। वो कितने हो पाते हैं या नहीं वो तो भविष्य बताएगा। आपके पास क्या डिटेल है, कैसी ये मुलाकात रही, कितनी देर मुलाकात चली? देखिए, कुछ देर पहले ही अजीत पवार अपने पूरे परिवार के साथ, बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार और पार्टी के साथियों के साथ पहुंचे शरद पवार के घर पर। अहम बात यह है कि इनका स्वागत खुद सुप्रिया सुले ने किया। खुद सुप्रिया सुले इन्हें लेने के लिए घर के चौखट तक आए थे और फिर शरद पवार के पास उन्हें लेकर गए। पवार परिवार में पिछले कई दशकों से यही परंपरा है कि जब भी 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन होता है तो हमेशा से अजीत पवार उन्हें जन्मदिन की बधाई देते थे, उन्हें मिलते थे। लेकिन पिछले 1.5 सालों में जब से बगावत हुई उसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई थी, जो तल्खी थी। लेकिन आज जब जन्मदिन का मौका था और खुद अजीत पवार भी दिल्ली में मौजूद थे, और सुनेत्रा पवार और अजीत पवार शरद पवार का जो घर है उसमें अंतर भी काफी कम है। ऐसे में खुद उन्होंने तय किया कि जो तल्खियां थी उन्हें दूर करके एक मैच्योरिटी दिखाते हुए अजीत पवार खुद गए, अपने चाचा से उन्होंने मुलाकात की, लंबी बातचीत हुई। और ये ठीक बात है। वो तस्वीरें भी इस वक्त इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, दो परिवारों के बीच की तल्खियां तो फिर भी दूर होने की संभावना है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच की तल्खी दूर हो जाए इसकी संभावना न के बराबर है। और खास तौर पर जब पूरा विपक्ष इस वक्त जगदीप धनखड़ के खिलाफ लामबंद हो गया है, तो सत्ता पक्ष जगदीप धनखड़ के बचाव में खड़ी हुई नजर आ रही है। बात अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ के खिलाफ लामबंद है। इधर जगदीप धनखड़ भी अपनी ओर से पलटवार कर रहे हैं। महाभियोग नोटिस के बाद जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया है। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की ये साजिश है। कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं देश की तरक्की। सदन में हेडमास्टर की तरह बर्ताव करते हैं सभापति, ये कह रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो दोनों ही तरफ से जो रिएक्शन है और उस रिएक्शन का जो पलटवार है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इस वक्त विपक्ष वार कर रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है, क्योंकि देश की तरक्की कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जगदीप धनखड़ सदन में।
विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप चुका है, लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में इस पर चर्चा होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक नोटिस देने के बाद तकरीबन 14 दिन के बाद ही इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। 14 दिन से पहले इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, जबकि ये नोटिस देने के 10 दिन के बाद ही शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो रही है। कल सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ जयपुर पहुंचे। वहां पर वो जिस कार्यक्रम में थे वहां पर उन्होंने अपना संबोधन दिया। उन्होंने हालांकि किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना पूरी तरीके से विपक्ष पर ही था। जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने की ये सुनियोजित साजिश है। धनखड़ ने यहां तक कहा कि देश विरोधी इस नैरेटिव को खत्म करना होगा। एक है जो आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, दुनिया में नाम है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आम नागरिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। We must neutralize in togetherness every anti-national narrative. जगदीप धनखड़ जयपुर में जिस वक्त बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, ठीक उसी वक्त इंडिया अलायंस यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो तमाम आरोप जो वो सदन में नहीं लगा सकी, उन तमाम आरोपों का पूरा चिट्ठा, पूरा पुलिंदा लेकर इंडिया अलायंस के सीनियर लीडर्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज्यसभा की तरह नहीं चल रही है, बल्कि एक सर्कस की तरह चल रही है, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ये कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी के सीनियर लीडर ने आरोप ये लगाया कि इस वक्त इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी के तौर पर काम किया जा रहा है राज्यसभा के अंदर। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि संसद से विपक्ष को गायब करने की कोशिश हो रही है। तो समाजवादी पार्टी का कहना था कि धनखड़ के सभापति रहते नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये वाक्य इतनी बार सदन में सुना गया कि इससे पहले कभी नहीं सुना गया। लेकिन धनखड़ पर सबसे तगड़ा अटैक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे ने कहा कि धनखड़ राज्यसभा के सभापति की तरह नहीं, बल्कि स्कूल के हेडमास्टर की तरह सदन चलाते हैं। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी हेडमास्टर की तरह। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राज्यसभा में विपक्ष ने राज्यसभा के महासचिव को जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इधर विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ को लेकर लामबंद है, लेकिन सरकार की ओर से जबरदस्त बचाव किया जा रहा है। लेकिन पहले प्रस्ताव में क्या है वो आपको बता दूं। धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष की वैध मांगों को भी बार बार खारिज किया, ये विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अस्वीकार्य टिप्पणी की गई। खुद को आरएसएस का एकलव्य, जो अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहे थे, वो कहा गया। विपक्ष ने अपने नोटिस के साथ कई अखबारों की क्लिपिंग भी सौंपी। इसमें कहा गया कि धनखड़ ने सरकार
की नीतियों के खिलाफ बोलने पर विपक्षी सांसदों की सार्वजनिक आलोचना की और खुद को सरकार की नीतियों के प्रवक्ता के रूप में पेश किया। हालांकि सरकार इस वक्त खुलकर जगदीप धनखड़ का बचाव कर रही है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है यह भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है।